एक महिला अपने जेठ को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद कहती है कि घर के अंदर जो कमरा है उस कमरे के नीचे एक पाइपलाइन थी जो पूरी तरह से चोक हो चुकी है, जिसकी वजह से घर में दुर्गंध हो रही है, परेशानी हो रही है। भैया आप आ जाओ, इसको ठीक करके चले जाना। जैसे जेठ ने यह बात सुनी, जेठ थोड़ा परेशान हो जाता है। कहता है कि मैं तो काम पर जा रहा हूँ, अपनी मजदूरी करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से जब फुर्सत होगी घर वापस आऊँगा, आकर ठीक कर दूँगा। लेकिन उसके जो छोटे भाई की पत्नी थी वो बार बार कह रही थी कि भैया पहले आप यहाँ पर आकर काम कर जाओ, बाकी का काम बाद में देख लेना। लेकिन उसने कहा कि पहले मैं अपना काम करके आऊँगा, उसके बाद वहाँ से फुर्सत मिलेगी तब तुम्हारे पास आ जाऊँगा। आखिरकार वो चौक पर पहुँचता है जहाँ पर अक्सर लोग अपने घरों पर काम कराने के लिए मज़दूरों को, मिस्त्री को, टाइल्स वालों को लेके जाते हैं। और वह काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उस दिन उसको लेने के लिए कोई नहीं आता। अब वह कहता है कि आज तो खाली रह गया। फिर वह अपने छोटे भाई के घर पर पहुंचता है। वहां जाने के बाद अपने छोटे भाई की पत्नी से बातचीत करता है। कहता है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मुझे दिखाओ। दरअसल वो कमरे में लेकर जाती है और कमरे में ले जाने के बाद दिखाती है कि यहाँ दिक्कत थी, यहाँ पर पाइपलाइन थी और पाइपलाइन जो उसमें रिसाव हो चुका था, बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से दुर्गंध हो रही थी। उसने कहा सब कुछ तो ठीक ठाक है, गड्ढा एकदम से पूरी तरह से प्लान है, बस यहाँ 2-3 टाइल्स लगानी बाकी हैं, टाइल्स लग जाएगी, यह कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि आपको जैसे भी करना है अब यह आपकी जिम्मेदारी है। तुम्हारे भैया मुझे 1000 रुपये देकर गए थे, यह 1000 रुपये अपने पास रखो और जैसे चाहे उसको वैसे ठीक करो। उस दिन वो पूरी तरह से खाली था, उसे 1000 रुपये मिल चुके थे। उसने कहा 3 टाइल्स लगानी है, कुछ भी तो नहीं है, सीधा बाज़ार जाता है, 2x2 की 3 टाइल्स खरीदता है, सीमेंट खरीदता है, बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो खरीद के लेके आता है। अकेला काम इसलिए कर रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। वो आता है और 3 टाइल्स लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास लगाकर वहाँ से निकल जाता है। वो नहीं जानता था कि जहाँ पर उसने 3 टाइल्स लगाई हैं, दरअसल उसके नीचे 3 टुकड़ों में एक लाश को दफन कर दिया गया था। लेकिन एक दिन ही अचानक वो लाश बाहर निकल के आती है और उसके बाद एक कत्ल का राज दुनिया के सामने आता है। इस कत्ल का राज सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। स्वागत है आप सभी देखने वालों का, मैं दानिश अंसारी। आज की जो सच्ची घटना आप सुनने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला जौनपुर का एक थाना लगता है बक्सा। यहाँ का एक गांव लगता है अभयनंदन पट्टी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है अखिलेश चौहान, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है 50 किलोमीटर दूर नाला सुपारा, वहाँ पर वो एक जगह लगती है जहाँ पर वह रहता है। दरअसल बिलालपाड़ा जगह में रहता है। अखिलेश चौहान को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसने 1 BHK का एक फ्लैट ख़रीदा था, उसको पेमेंट देनी थी। इसके लिए वो परेशान था कि आखिरकार उसको पेमेंट का जो टाइम था वो बहुत नज़दीक आ रहा था। इसलिए उसने अपने बड़े भाई विजय को फ़ोन किया, उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन विजय का नंबर बंद आ रहा था और विजय के पास लगभग 10 से 11 लाख रुपए के आसपास का इंतज़ाम था। उसने ही वादा किया था, भरोसा दिलाया था कि जब तुम 1 BHK का फ्लैट लोगे तो कुछ पैसे की मदद मैं कर दूंगा। जब अखिलेश अपने छोटे भाई विजय को लगातार फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही थी। उसने अपनी भाभी को फ़ोन किया। भाभी का नाम चमन उर्फ गुड़िया देवी होता है। भाभी से कहता है कि भाभी मेरी भैया से बात करा दो, बात नहीं हो पा रही है, उनका नंबर बंद आ रहा है, मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि वे आखिरकार कहाँ पर बिज़ी हैं। वह कहती है कि वे गोरेगांव गए हुए हैं, वहाँ पर कुछ काम है, तो इसलिए वहाँ से जब वे वापस आ जाएंगे मैं उनसे तुम्हारी बात करा दूंगी। आखिरकार उसने इंतज़ार करने के बाद फिर से अपनी भाभी को फ़ोन किया। जब अगला दिन होता है, वह कहती है कि अब वे फ़िलहाल कुर्ला गए हुए हैं काम करने के लिए। मुंबई में एक जगह लगती है कुर्ला। वो कहती है कि विजय कुर्ला काम करने के लिए गए हैं, जब आ जाएंगे तो बात करा दूंगी। इसी तरह से करते करते धीरे धीरे लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन 10 दिन बाद भी भैया से कोई बातचीत नहीं हो रही थी। अब हद तो तब हो जाती है जब उसकी भाभी का भी नंबर बंद हो जाता है। गुड़िया देवी का नंबर जब बंद हो जाता है तो अखिलेश परेशान हो जाता है। अखिलेश, ये 4 भाई हैं जो कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जिला जौनपुर का जो गांव लगता है अभयनंदन पट्टी में
लेकिन वो मुंबई गए हुए हैं अपना काम करने के लिए, वहीं मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई राजमिस्त्री है तो कोई टाइल्स का मिस्त्री है तो कोई कुछ और काम देखता है, करता है। आखिरकार अखिलेश परेशान हो जाता है, अपने भाई को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा था। भाई से बातचीत नहीं हो पा रही थी, भाभी को कांटेक्ट करता था तो भाभी का भी नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। तुरंत ही वो अपने बड़े भाई अजय चौहान से कहता है कि भैया कुछ पता नहीं भैया हमारे भैया का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, हम लोगों को देखना चाहिए, जाना चाहिए। आखिरकार वो मुंबई जाते हैं। गड़कापाड़ा जो कि ये एक पहलहार पुलिस स्टेशन में लगता है, जो नालासोपारा इलाके के पास होता है। वह तुरंत ही वहां जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं तो मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। वो कहते हैं कि घर में तो ताला लगा हुआ है, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आसपास के लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं कि 19 जुलाई 2025 से हमने इनको नहीं देखा है। अब आप ही देख लीजिए, आखिरकार जब इन्हें नहीं देखा तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये तारीख थी शायद 19 तारीख ही थी, ये शायद उसी दिन से गायब थे, लेकिन कहाँ थे, नंबर बंद है। तो यह परेशान हो जाते हैं। तभी तुरंत ही दिमाग लगाते हैं कि किसी से पूछते हैं। वहीं सामने एक दुकान होती है, दुकान वाले के पास जाते हैं। जाकर पूछते हैं कि अगर तुमने हमारे भैया और भाभी को देखा है, तो वो कहता है कि मैंने भाभी को तुम्हारे देखा था, लेकिन तुम्हारे भैया को तो मैंने कई दिनों से नहीं देखा। वो मेरे पास आए थे और जो ATM कार्ड का पिन था उस पिन को बदलवाने के लिए आए थे। और जब यह बात सुनते हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। अब इसी बात को देखते हुए कि क्या ATM का पिन बदला जाता है, तुरंत वो घर में जाने की कोशिश करते हैं तो ताला है। अब तभी अजय कहता है कि मैं अभी 2-3 दिन पहले ये कई दिन पहले यहाँ पर आया था, तो उसने बताया कि यहाँ पर पाइपलाइन थी, पाइपलाइन चोक हो गई थी जिसकी वजह से दुर्गंध हो रही थी। तो यह बात पड़ोसी सुन रहे थे। पड़ोसी ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं। उसने कहा कि पाइपलाइन चोक हो गई थी और पाइपलाइन को तो किसी और ने ठीक कर दिया था, लेकिन मैंने तो सिर्फ 3 टाइल्स लगाई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई पाइपलाइन नहीं है, एक तरफ ATM का पिन बदलना, दूसरी तरफ उस घर के नीचे किसी भी तरह की कोई पाइपलाइन नहीं होना इन दोनों भाइयों के लिए एक शक का विषय बन जाता है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। फ़ौरन ही दोनों वो ताला तोड़ देते हैं। जैसे ही ताला तोड़ते हैं और ताला तोड़ने के बाद उसी रूम में जाते हैं, उस पूरे रूम की तलाशी ली जाती है, घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिसके आधार पर कुछ कर सकें। तभी दोनों भाई आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि जो टाइल्स लगाई थी इस टाइल्स को हटाकर देखते हैं, मुझे तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। अजय ने अखिलेश से कहा और इनका एक और भाई होता है, और जब ये आसपास के लोग भी आ जाते हैं, आखिरकार वो टाइल्स तोड़ी जाती है। टाइल्स तोड़ने के बाद जैसे ही टाइल्स टूटती है तो बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। उसके बाद लगभग 3-4 फुट का एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद पता चलता है कि सचमुच वहाँ पर एक लाश थी जो कि बुरी तरह से सड़ चुकी थी। उसके भी शायद 3 टुकड़े बताए जाते हैं। आखिरकार पेहार पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद अब यह पता लगाने में जुट जाती है कि आखिरकार जो ये चमन उर्फ गुड़िया देवी है वो कहाँ पर है। इसका पता लगाने की तमाम कोशिशें की जा रही थी, लेकिन पुलिस की कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार 7 टीमों का गठन किया जाता है और गठन करने के बाद यह देखा जाता है कि ये कहाँ पे गए हैं। तभी ये थोड़ा सा इनके बारे में जब पुरानी हिस्ट्री को देखा जाता है तो पता चलता है कि विजय की गुड़िया से जो शादी हुई थी वो लगभग 8 साल पहले हुई थी। गुड़िया जाफराबाद की एक जगह लगती है हौज, वो वहाँ की रहने वाली होती है। शादी हो जाती है। शादी के बाद वो सीधे अपने ससुराल जाती है और उसका पति मुंबई में काम करता है, वहीं रहता है। जब वो मुंबई से अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया करता था तो एक दिन वो कहने लगती है कि क्या आप मुझे मुंबई अपने साथ नहीं लेके जा सकते। तो जैसे ही ये बात उसका पति विजय सुनता है तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, अब की बार जब आऊँगा तो तुम्हें मुंबई लेके ज़रूर जाऊँगा। तो अगली बार जब वो आता है तो उसको मुंबई लेकर चला जाता है वहाँ पर, क्योंकि अपने रहने का इंतज़ाम कर लेता है। हालांकि तब तक वो सब भाई एक साथ रहते थे, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ लाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों को अपना अलग अलग इंतज़ाम कर लेना चाहिए। यहाँ पर चारों भाई अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में जो विजय होता है वो अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था और इसको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। अभी फ़िलहाल जो उसका बेटा है 6 या 7 साल के आसपास का होता है। जब पुलिस उन्हें लगातार तलाश करने की कोशिश कर रही थी, अचानक ही उसका व्हाट्सअप ऑन हो जाता है और व्हाट्सअप जैसे ही ऑन होता है तो पुलिस ने सर्विलांस की मदद से लोकेशन निकलवाई और लोकेशन निकलवाने के बाद आखिरकार गुड़िया को पुणे से गिरफ्तार कर लिया जाता है।
ये गिरफ्तारी होती है 22 जुलाई 2025 की शाम को। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इन्हें हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि एक मोनू नाम का लड़का है जो इस महिला से यानी कि गुड़िया देवी से लगभग 8 साल छोटा है, जो कि BSc IT का 3rd ईयर स्टूडेंट होता है। पढ़ने में काफ़ी होशियार होता है, दिमाग से काफ़ी तेज़ होता है। इस महिला का इस लड़के से जो 8 साल छोटा होता है उससे प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है और इसी इश्कबाजी के चक्कर में आकर उसने अपने पति का कत्ल कर दिया था। अब कत्ल कर दिया, धोखे से हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, गड्ढा पहले खोदा गया था, कत्ल बाद में हुआ था, ये क्या कहानी थी? पुलिस इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश में जुट जाती है। इनको पहले कोर्ट लेके आती है। कोर्ट ले जाने के बाद इनको 5 दिन की पुलिस को रिमांड मिल जाती है। 7 साल का जो बच्चा था वो अपनी माँ के साथ ही गया हुआ था, वो सुरक्षित था। जब वो बच्चा पुलिस ने उसको परिवार के सुपुर्द कर दिया। उनसे बातचीत करने की कोशिश की। इस बालक से पता चलता है कि इस मोनू शर्मा के साथ उसकी जो माँ थी वो रंगरलियाँ मना रही थी, अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। उस बच्चे से जैसे जैसे पूछा जा रहा था बच्चा वैसे वैसे जवाब दे रहा था, लेकिन जो बच्चा ये नहीं जानता था कि उसके पिताजी कहाँ गए हैं, किस हालत में, और उनकी हत्या कैसे हुई है। अभी पुलिस इस हर पहलू को जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह पता चलता है कि मोनू शर्मा और जो उसकी 8 साल बड़ी प्रेमिका जो शादीशुदा महिला होती है चमन चौहान उर्फ गुड़िया देवी, उन्होंने हत्या कैसे की है इस बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको सावधान करना है, आपको सुरक्षित करना है। आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।